स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी जो ब्रिक्स बैंक के तौर पे बनाया गया था और अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, उसके प्रेसिडेंट केवी कामत, जिनसे हमारे दर्शक अच्छी तरह से परिचित हैं। कामत साहब, ब्रिक्स बैंक के प्रमुख के तौर पे पहली बार हमारी बातचीत हो रही है और इस वक्त जबकि आप भारत में आए हुए हैं और बड़ी समिट चल रही है अलग अलग शहरों में, अगर आप हमें बताएं कि अब तक का जो वक्त रहा है आपका कैसा रहा और क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ अचीव करने की आप उम्मीद कर रहे हैं? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, अभी 1 बरस से हम शंघाई में सेटअप हुए हैं। फाउंडेशन वर्क जो है वो अभी हिसाब से लगभग खत्म हुआ और पहला बरस में लेंडिंग जो है 5 कंट्रीज के लिए वी कुड डू एंड रिसोर्स भी रेज किए। रेनमिनबी बॉन्ड इशू जो है $450 मिलियन का पहला बॉन्ड इशू रेज किया। तो अप एंड गोइंग जो कह सकते हैं वो स्टेज पे हैं हम अभी स्केल अप मोड आगे जाके करेंगे इस बरस और अगले बरसों में। तो इस वक्त आपका टॉप ऑफ द माइंड, आपका सबसे अहम एजेंडा क्या है और ये जो बैठक इस वक्त हो रही है उसमें आप क्या कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमारा जो एजेंडा है इस वक्त स्केल अप करने का, जो अपने 5 मेंबर कंट्रीज का नीड्स हैं उसको मीट करने के लिए क्या क्या हमको करने का है। मेरे हिसाब से उसमें स्किल बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है, अपने खुद के स्किल्स, रिसोर्स रेजिंग इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। पार्टनरशिप्स इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। एक जो MOU साइन कर रहे हैं हम इस बार डोमेस्टिक डेवलपमेंट बैंक से, नेशनल डेवलपमेंट बैंक से ये कंट्रीज में, वो स्टेप लेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप अपना खुद का फाउंडेशन, अपना खुद का रिसोर्स रेजिंग और अभी पार्टनरशिप्स के मामले में उसका सेटअप, ये जो है इस मीटिंग में, इस बार ब्रिक्स समिट में हम अचीव करने को जा रहे हैं। आप हमेशा ग्रोथ पर फोकस रखते थे। ICICI बैंक में आपने एक बहुत बड़ी, एक स्क्रैच से शुरू करके बड़ी ग्रोथ हासिल की और पूरे देश की ग्रोथ को लेकर आप हमेशा काफी ऑप्टिमिस्टिक रहते थे। लोग ऐसा आमतौर पर कहते थे कि आप चाइना के साथ कम्पीट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब आप शंघाई में हैं, आप देख रहे हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। क्या कुछ आपको लगता है हमारी सरकार के लिए या हमारे शहरों के लिए या हमारी कंपनीज के लिए ऐसी चीजें हैं जो शायद वहां से सीखी जा सकती हैं? बिल्कुल, काफी चीजें हैं जो ये फ्रेज में यूज कर सकता हूँ कि नॉलेज ट्रांसफर्स, नॉलेज और लर्निंग्स ट्रांसफर जो है हो सकते हैं। जैसे शंघाई जो वहाँ का क्रीक्स जो है क्लीन अप किया, रिवर्स को क्लीन अप किया, गार्बेज मूवमेंट, सॉलिड वेस्ट टू पावर प्रोजेक्ट्स, टनल्स, रोड बिल्डिंग, मेट्रोस, रेल, रैपिड ट्रांजिट, काफी कुछ जो किया है उन्होंने। और सिटी को तरीके से अर्बन रिजुविनेशन करके बिल्कुल नया किया। मेरे हिसाब से ये सब लर्निंग्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं और ये लर्निंग्स जो हैं अपने अलग अलग सिटीज में ले सकते हैं हम एट द लोएस्ट कॉस्ट, क्योंकि ये जो किए हैं अभी वो एक्सपर्टीज ताज़ा है, इट इज करंट, वो ला सकते हैं। सो एक तो लेंड करना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दूसरा नॉलेज शेयर करना। मेरे हिसाब से ये दो आइटम्स हम कर सकते हैं अभी से गोइंग फॉरवर्ड एंड वी विल एनकरेज दैट। हम एनकरेज करेंगे कि लोग आए और पिक दिस पार्टनरशिप्स एज इट वेयर गोइंग फॉरवर्ड। हाल में चूंकि थोड़ा सा राजनीतिक तौर पे तनाव बढ़ता हुआ नजर आया भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में, तो किस तरह की रिलेशनशिप अभी तक रही है और क्या पॉलिटिक्स इसको ड्राइव कर रही है, इकोनॉमिक्स ड्राइव? मेरे हिसाब से इसमें पॉलिटिक्स का मैंने कुछ देखा नहीं है, इट्स एंटायरली इकोनॉमिक्स। और जब भी बात किया है वो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पे बात किया है। अभी देखिए, जो हमको मार्केट एक्सेस दिया रेनमिनबी फंडिंग के लिए, सब्सटैंशियल साइज $1.5 बिलियन का मार्केट एक्सेस दिया चीना में वेरी विलिंगली। लोकल करेंसी फंडिंग, लोकल करेंसी रेजिंग एक्सेस दिया। और जो भी हमारा एजेंडा है, वेरी सिंपल एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो जो वो एजेंडा है मेरे हिसाब से नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है
एंड कॉन्फ्लिक्ट तो मेरे हिसाब से होना ही नहीं है. सो आई थिंक दैट्स द अप्रोच दैट वी टेक इन द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. वर्क इन कोऑपरेशन विद आवर मेंबर्स एंड प्रोसीड. तो आप अपने चाइना में फंड रेज किए और वो कर्ज भी आप वहीं दे रहे हैं? नहीं, कर्ज पार्टली वहीं दे रहे हैं. उसको स्वैप करके डॉलर्स में दे सकते हैं, स्वैप करके रुपये में दे सकते हैं. द फंड्स वी हैव रेज्ड आर फुल्ली कन्वर्टेबल. सो उन्होंने बोला है कि जो आपको चाहिए यू कैन कन्वर्ट इट एंड यूज इट. एंड आज सिचुएशन ऐसा है कि रेनमिनबी जो है स्वैप्स इनटू वेरी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स. अभी मेरे हिसाब से डॉलर में स्वैप किया तो लाइबोर सब लाइबोर यू कैन गेट डॉलर फंडिंग maybe 10, 20 or 25 basis points or maybe slightly more sub LIBOR. So becomes a very attractive currency. तो आप क्या देख रहे हैं कि भारत और दूसरे ब्रिक्स देशों में आप ये फंड लेंड करेंगे, खासतौर पे भारत के कॉन्टेक्स्ट में? ये जो फंड रेज के स्टार्ट है, जहां डॉलर डिस्पर्स करने का है डॉलर यूज करेंगे, जहां रेनमिन भी यूज करने का है रेनमिन भी यूज करेंगे. पर अपना दूसरे मेंबरों के लिए अभी जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं फॉर लोकल करेंसी फंडिंग, मैंने पहले से ही ये रखा था कि देयर इज मेरिट इन डूइंग लोकल करेंसी फंडिंग. अभी जो 1-2 बरस का इंसिडेंट्स और इवेंट्स देख के पर्टिकुलरली करेंसी मार्केट्स पे अपना मेंबर्स क्लियरली रियलाइज किए हैं कि लोकल करेंसी इज अ बेटर ऑप्शन देन हार्ड करेंसी. बिकॉज हार्ड करेंसी में वॉलेटाइल मूवमेंट्स हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं, और लोकल करेंसी में यू डोंट हैव दैट एंड द इंटरेस्ट रेट इज स्लाइटली हायर. अभी इवन फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट आई थिंक अर्ली ऑन बोरोइंग्स जो थे प्रेफरेंस जो था डॉलर के लिए था, क्योंकि आपको डॉलर लेना 1.5% ओवर लाइबोर मिल रहा है. रुपी इज कॉस्टलियर. बट आप वो डॉलर फंडिंग को एक्सचेंज रेट ऐड कीजिए, फंडिंग कॉस्ट को एक्सचेंज रेट ऐड कीजिए, तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट 13% और 14% हेज करके हेज का कॉस्ट किया और इफेक्टिव डेप्रिसिएशन होने को छोड़ा. सो ओवर द लाइफ ऑफ द लोन, वेयरएज रुपी जो है मे बी 7.5%. सो सडनली ये कॉन्टेक्स्ट जो है वॉलेटाइल वर्ल्ड, करेंसीज आर फ्लक्चुएटिंग, दिस इज अंडरस्टूड. एंड अभी जो है इंडिया से, रशिया से, साउथ अफ्रीका से डिमांड इज फॉर लोकल करेंसी फंडिंग. तो आप अगर भारत का एक उदाहरण लेंगे तो आसान होगा समझना कि आप रुपए में फंड रेज करेंगे. अगर भारत में आपको लोन देना है तो भारत में ही रेज करेंगे या बाहर भी, जो मसाला बॉन्ड आजकल रेज किया जो रेज करेंगे मसाला बॉन्ड से रेज करेंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द लोकल मार्केट प्लेस. मसाला बॉन्ड रेज करेंगे, वी विल लेंड. We could even raise some other currency, swap it into rupee and lend if it is attractive. So there are काफी routes available हैं. We'll keep our mind open, eyes open to opportunity. एक stability चाहिए, एक de-risk चाहिए और तीसरा low interest rate चाहिए. जो भी alternative ये 3 objectives meet करता है, with that objective, we will work on that to deliver the funding. तो अभी HDFC जैसे कुछ ग्रुप्स ने जो ये अचीव किया है दरअसल कि मसाला बॉन्ड उन्होंने रेज किए हैं ग्लोबल मार्केट में, क्या चीजें हैं आपको लगता है कि ये ड्राइव कर रही हैं जिसकी वजह से ये एपेटाइट दुनिया में बना है? क्लियरली देयर इज एपेटाइट जो है इज इंडिया इज सीन एज ए ग्रोथ स्टोरी. स्टेबिलिटी लोग मान रहे हैं कि स्टेबिलिटी तो होने वाला है. सो दीज आर clearly the growth and stability equation which is driving this. अभी देखिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इटली में रुपी बॉन्ड इशू किया टू रिटेल इन्वेस्टर्स. सो लॉन्ग डेटेड रुपी बॉन्ड टू रिटेल इन्वेस्टर्स इन द इटालियन मार्केट. आपको एक मैसेज देता है. मैसेज इज वेरी सिंपल दैट इंडिया इज अ स्टोरी विच पीपल वांट टू बिलीव इन एंड पीपल वांट टू सब्सक्राइब टू. तो अपना Masala bond market is a different market, the Italian market is a different market. But I'm just saying that ये जो interest है इंडिया में is now starting to rise. And अपने को ये सोचने का है कि how do we take opportunity of this interest? इनफैक्ट अपने देश में इस समय जो स्थिति है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, हम देखते हैं कि कैपिटल गुड्स सेगमेंट में बिल्कुल डिमांड नहीं है. डी ग्रोथ एक तरीके से लगातार चल रही है जब आईआईपी का डेटा आता है. क्या इसमें आपको लगता है कि ब्रिक्स बैंक कोई रोल प्ले कर सकता है? हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सो विल प्राइमरली बी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट. आपने क्वेश्चन रेज किया है तो मेरा
आंसर इसके लिए ऐसा है कि मेरे हिसाब से एक्सेस कैपेसिटी थोड़ा बहुत बिल्डअप था इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड ग्रोथ जो एंटिसिपेटेड था वो वहां नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि एक्सेस कैपेसिटी है। मेरे हिसाब से लेट ग्रोथ गो अप बाय 1.5% एंड ये जो एक्सेस कैपेसिटी है कोई भी सेक्टर में वैनिश हो जाएगा। आप चूंकि हमेशा ये कहते थे कि हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो दिखती नहीं है, बहुत कुछ अनकाउंटेड है और बहुत सा अनअकाउंटेड है, तो उसी फ्रेज को दोबारा से हम याद करें। क्या अब आपको लगता है जिस तरह से ये सरकार खासतौर पे कोशिश कर रही है, जीएसटी जैसे कदम उठाए गए, डिस्क्लोजर स्कीम लाई गई और तमाम कोशिश चल रही है, क्या ज्यादा बेहतर रिपोर्टिंग होती हुई नजर आएगी और डबल डिजिट जो जीडीपी ग्रोथ की आप हमेशा बात किया करते थे वो दिखाई देगा? तो एक क्वेश्चन जो है मैं 3 पार्ट्स में जो जैसे आपने रेज किया आंसर करता हूं। पहले जो है जो स्टेप्स सरकार ने लिए हैं और काफी स्टेप्स लिए, मैंने पहले 5-6 स्टेप्स रिकाउंट किए, वो जो स्टेप्स लिए हैं उससे मेरे हिसाब से ग्रोथ मोमेंटम सर्टेनली इंक्रीज हो जाएगा। उसमें मेनली जीएसटी है, स्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, एक्शंस इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग डिस्टॉर्शन जो प्राइसेस में होते थे और पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स में वो स्टेप्स, टेक्नोलॉजी, ऑल दिस गुड मानसून एड टू द ग्रोथ मोमेंटम, वो अपने आप मेरे हिसाब से ग्रोथ मोमेंटम आएगा पहला। सेकेंड एंड थर्ड जो है मोमेंटम इज ड्रिवन बाय steps that will be taken to drive growth in the coming years. These are GST, second one. In terms of, I would say, proper counting. The system में जो है process will be simpler and slippages will be lesser. So the mechanism will become more efficient. GST. तीसरा जो आपने कहा unaccounted, उसके लिए भी जो steps लिए हैं, और मेरे हिसाब से जो टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में is taking root in the entire system will bring in a lot of transparency on that front. So the combination of a normal growth momentum, 4 or 5 factors that I said, second GST, and third the momentum on the technology driven compliance as it were, clearly will drive growth. And मेरा my vision would be to see that the B and C item जो मैं कह रहा था, they don't happen. That is, uncounted and unaccounted don't happen, because then you will have a growth of a much higher order. तो फिलहाल हम स्ट्रगल कर रहे हैं, एक रिकवरी देखी जा रही है, कितना वक्त आपको लगता है कि लगेगा हमें डबल डिजिट के उस सपने तक पहुंचने में? मेरे हिसाब से we are talking of not later than 18 months. Okay. Within the next 18 months we should see the fruits of all the work this government is doing. और इस समय थोड़ा सा डर लोगों को लग रहा है कि ऐसे तो नई सरकार के आने के बाद से और पिछले दिनों आरबीआई ने राजन साहब के टाइम पे जिस तरह से काम किया, ये कॉन्फिडेंस आ गया था, पर अभी हम सुन रहे हैं कि यूएस में ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, जिस तरह से ब्रिटेन अलग हो रहा है, तो शायद दुनिया में फिर से कोई भूचाल नहीं। मेरे हिसाब से अपना जो ग्रोथ है विल बी एंटायरली ड्रिवन बाय आवर ओन पीपल। दिस इज गोइंग टू बी कंजम्पशन लेड ग्रोथ, जो एक 2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, एस्पिरेशन है, 10% ग्रो हो जाएगा, दैट विल ड्राइव आवर ग्रोथ मोमेंटम। एंड ये जो दुनिया के अदर इसमें जो इश्यूज हैं, मेरे हिसाब से वो डिस्ट्रैक्शंस होंगे, दे विल नॉट ड्राइव द एजेंडा। क्योंकि जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं और वो की सेक्टर हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, फार्मा है, जो हमारे शायद हम अपनी इकोनॉमी का क्रीम सेक्टर मानते हैं इन टर्म्स ऑफ जो नॉलेज कैपिटल उनके अंदर है, वो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है और वो अटकते हुए लग रहे हैं। जो भी सेक्टर्स if they are getting caught in the adjustment process that is happening elsewhere, we will have to reinvent ourselves, because clearly technology mein there is a significant change happening and the companies will have to reinvent themselves. I am confident that Indian companies will do that, because what the knowledge hai wo embedded hai. Similarly pharma, but I will emphasize this: India's growth is going to be driven by 2 key things. Ek, infrastructure investment, whether it is public infrastructure, urban infrastructure, or infrastructure required to do business. So this is going to be the key driver of growth as we go along. A. And दूसरा जो है, it will be driven by consumption. A 2 trillion economy consuming is itself a growth provider of growth momentum. So significant growth will happen in these areas, and that will be self-driving.
लेकिन जो हमने होते हुए देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में 2003 से 2007 या 8 तक जिन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, वो आज की तारीख में शायद सबसे बुरी हालत में वही कंपनीज हैं इंडिया में। तो एक क्वेश्चन पूछने का क्या क्यों, एंड आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट आंसर्स आर वेरी क्लियर। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वे आर डन इन गुड फेथ एंड गुड इंटेंशंस। 2008-2009 के बाद आई वुड थिंक ए होल सेट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव्स ने somehow blocked these projects, and we all know what was the stock of blocked projects 2 years back or 2.5 years back, and उस पे अभी काम किया है, and lot of them are getting declogged, but the burden जो है 5 बरस का, that burden is the part of the NPA problem to be resolved. So I have elsewhere said that वो issue भी address करने का है, to put back these assets onto a productive platform, and of course put back banks to proper health. तो फ्लिप इट, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। ये सब किया तो अगेन ग्रोथ मोमेंटम विल इंक्रीज। जो एनपीएस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनफैक्ट जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था 2008-9 में, उसके मुकाबले भी बहुत ज्यादा एनपीएस अब हमें नजर आ रहे हैं। जो आपने फैक्टर्स बताए, शायद इनकी वजह से ये दिखाई दिया है। तो एनपीएस के इस मेस में से इंडियन बैंक्स को क्या अब निकलते हुए जल्दी देख रहे हैं, क्योंकि यही लैंड करेंगे? मेरे हिसाब से इट्स अ 3 पार्ट सोल्यूशन। पहला पार्ट जो है रिकग्निशन, वो तो मेरे हिसाब से रिकग्निशन दैट फेज इज ओवर। Second is resolution and recapitalization of the banking sector. Resolution of the asset के वो काम पे आए, and of course starts paying the banks and starts contributing to the economy. Third is recapitalization. Resolution का काम पे we need to take it up at urgent speed, because if you don't get together, the banks don't get together and work on a time-bound plan, and the government doesn't drive it, there's a risk that ये जो assets हैं unproductive हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से टाइम बाउंड प्लान डालने का है, रिजॉल्व करने के लिए, बैंक्स को अकाउंटेबल करने का है कि ये रेजोल्यूशन के लिए। सेकंड पार्ट। थर्ड इज रिकैपिटलाइजेशन। मेरे हिसाब से एक हवा चल रही है विच इज कंड्यूसिव, दैट इज इंटरेस्ट रेट्स इन द कंट्री आर डिक्लाइनिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। प्राइस स्टेबिलिटी आ रही है, इन्फ्लेशन ऑन particularly food grains, CPI is likely to drop. Given this, if you see a trend in, I was just doing a back of the envelope calculation. अभी तक जो mark to market gains हैं लगभग 100,000 crores के हुए हैं on the interest rate that has happened. And मैंने project किया है कि 1% if further softening happens over whatever next period, I won't dictate what that period is or put a number up front, whatever period that is, that should add another 150,000 crores. डिक्लाइन तो मेरे हिसाब से होने वाला इंटरेस्ट रेट पे, टाइमिंग वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट इफ यू एड दीज टू यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट 250,000 करोड़ जो मार्क टू मार्केट गेन्स है। मेरे हिसाब से दैट एंड रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम on getting those assets back to use will address a large part of the NPA problems of the system. But urgency is required, speed is required, and we need to be driven to do this. I think that is the key to solution on this. तो हमारे दर्शकों को समझ में ना आया हो तो मैं बता दूं कि आप कह रहे हैं 1.5 लाख करोड़ के आसपास ट्रेजरी प्रॉफिट है जो बॉन्ड बैंकों के पास है, उन पे उनके प्रॉफिट हैं। अगर ये इसको बेचते हैं धीरे धीरे तो ये मुनाफा आएगा, उसके सामने वो राइट ऑफ कर पाएंगे या इसको इक्विटी में ला सकते हैं। एंड 1,50,000 करोड़ आगे जाके मेरे हिसाब से इस बरस अब तक लगभग 100,000 करोड़ प्रॉफिट्स बुक्स में है। ओके, रियलाइज और अनरियलाइज आई डोंट नो। जो आप रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं उस पर हमने देखा आरबीआई और सरकार लगातार बात कर रहे हैं, पर ऐसे डील्स होते हुए हम देख नहीं रहे हैं। पोटेंशियल बायर्स मेरे हिसाब से इसके लिए पोटेंशियल बायर्स इज सेकेंड पार्ट और द थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द बैंक्स। साथ बैठ के क्या करने का है करके वो जब तक नहीं हुआ कि वी आर ऑल ऑफ द सेम माइंड, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, दिस इज द हेयर कट दैट वी वांट टू टेक, दिस इज हाउ वी वांट टू रिजॉल्व, जब तक वो नहीं हुआ तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि बायर तो विल नॉट हैव एन आंसर एज टू एट व्हाट प्राइस एम आई गेटिंग, व्हाट कंडीशंस एम आई गेटिंग, द बैंक्स हैव टू डिसाइड दिस। सो मेरे हिसाब से द बॉल इज स्क्वेयरली इन द बैंक्स कोर्ट, इट ऑलवेज इज इन द केस ऑफ एनपीए रेजोल्यूशन, एंड वी नीड टू प्ले दिस बॉल करेक्टली।
बिल्कुल। एक आखिरी बात, चूंकि आप अभी बात कर रहे थे रेट घटने की, और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे काफी बदलाव आए हैं रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर। आपसे काफी वक्त के बाद हमारी मुलाकात हो रही है कि अब एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन चुकी है, पीडीएमए बनाने की कोशिश चल रही है। तो पूरे मॉनेटरी पॉलिसी का जो आरबीआई का स्ट्रक्चर है उसमें बड़े बदलाव हो रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ये कह सकता हूं कि इसको जो गवर्नर साहब अभी आए उन्होंने वेलकम किया है और उन्होंने आर्टिकुलेट किया है कि हिज एक्सपीरियंस इज वर्किंग एट इट। आई एम एंटायरली विद हिम इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच एंड व्हाट हैज बीन डन, एंड आई होप दैट एज वी गो फॉरवर्ड दिस ब्रिंग्स एन इंटरेस्टिंग व्यू ऑफ द पॉलिसी स्ट्रक्चर एंड आई विश इट ऑल सक्सेस। एक लाइटर नोट पे एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सीएनबीसी आवाज शुरू हुआ 12 साल पहले, तब से लगातार आपसे बात होती रही है और बहुत कम बैंकर्स हैं जो ग्लोबल एक्सपीरियंस रखते हैं, बाहर काम करके भी आए हैं, दिन भर इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन चैनल पे आकर हमारे साथ हिंदी में बड़ी अच्छी बातचीत करते हैं। अब आप शंघाई गए, क्या वहां की भाषा आपने सीख ली? कैसा लगता है वहां पे काम? मैंने थोड़ी बहुत सीखी है। पहला वर्ड जो है मैंने सीखा वो चिल्ली पेस्ट के लिए क्या कहते हैं और चिल्ली सॉस के लिए क्या कहते हैं, तो वो हमारे दिमाग में तो पक्का हो गया, लाजो जियांग। क्योंकि रेस्टोरेंट में जाएं, कुछ वी नीड चिली पेस्ट टू मेक इट टू आवर लाइकिंग, तो वो तो एक पहला वर्ड सीखा। तो खाना फीका होता है थोड़ा, मतलब खाना में और भी तीखा करने का है तो डालना पड़ता है। दूसरा ऑफ कोर्स व्हेन यू मीट समबडी, नी हाउ सीखा। एंड तीसरा जो अभी मैं कहने वाला हूँ आपको, शेषे यानी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कामत साहब।